नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ तिवारी और आप देख रहे हैं पंचायती ज्ञान। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं सुरक्षित होंगे। दोस्तों, अब जो हमारे वीडियोस आएंगे वह हिंदी साहित्य के सिलेबस के ऊपर आएंगे और हम जेएनयू, बीएचयू और डीयू तीनों का सिलेबस एक साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि लगभग जो सिलेबस है तीनों का वह सेम है। हाँ, यदि आपको बीएचयू की तैयारी करनी है तो उसमें आपको थोड़ा सा भाषा विज्ञान का जो पोर्शन है अलग से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन बाकी तीनों का सेम है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जो अपनी वह हिंदी साहित्य के इतिहास से करेंगे, जिसे हिंदी साहित्य इतिहास भी कहते हैं। इसका कारण यह भी है कि आप तीनों विश्वविद्यालय या इसके अलावा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी देख लें, आप जिनमें भी देखेंगे जो सबसे ज़्यादा भाग आता है सिलेबस का, जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वह हिंदी साहित्य के इतिहास से पूछे जाते हैं। तो हम इसी से शुरू करेंगे, इसके बाद जो चीज़ें बचेंगी हम उसको कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास में हम सबसे पहले जानेंगे कि इस पर कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई, किस किस ने विचार किए, ये सब हम जानेंगे और धीरे धीरे अपनी शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं गारसा दत्तासी। गारसा दत्तासी वे व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने का प्रयास किया। इन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा इस्तवार दला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। यह हिंदी साहित्य में लिखी गई पहली पुस्तक, हिंदी साहित्य के लिए लिखी गई पहली पुस्तक है। इसके पहले संस्करण में दो भाग आए। जो पहला भाग है वह 1839 में और जो दूसरा भाग है वह 1847 में आया। इसके बाद जो दूसरा संस्करण इसका आया उसमें 1871 में, उसमें 3 भाग थे। आप यह याद रखिएगा कि जो पहला संस्करण आया उसमें 2 भाग थे, जो 1839 और 1847 में आया, और जो दूसरा संस्करण है उसमें 3 भाग थे। इसमें बहुत लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, इसलिए आप इसे एक बार ध्यान से देखिएगा। यह अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार लिखी गई। अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार का मतलब यह होता है कि ABCD के हिसाब से कवियों या लेखकों को रख लेना। जैसे कबीर दास हैं और केशव दास हैं, दोनों में कम से कम 150 साल का फ़र्क है, तो दोनों कवियों को एक साथ रख लेना और बीच के कवियों को छोड़कर जो जैसे कोई टी से आया तो उसको बाद में रख देना, तुलसीदास को बाद में रख देना। तो ये अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार इसलिए इतिहास के लिए गलत माना जाता है। अगला है, इसमें 738 कवि हैं, जिसमें हिंदी के केवल 72 कवि हैं। गारसा दत्तासी के ऊपर यह आरोप भी लगता है कि उन्होंने हिंदी को थोड़ा निम्नतर या हीन भाषा माना था और उर्दू को थोड़ा ज़्यादा तवज्जो दिया था। इसका जो हिंदी अनुवाद है वह लक्ष्मी नारायण वार्ष्णेय ने 1952 में किया। पुस्तक का नाम हिंदू साहित्य का इतिहास था। अगले हैं मौलवी करीमुद्दीन। मौलवी करीमुद्दीन ने लिखा तज़किरा ई शुअरा ई हिंदी, यह 1848 में आई और 1004 कवि थे। इसमें हिंदी के केवल 72 कवि थे। इसकी जो इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि इसमें पहली बार कालक्रम का प्रयोग किया गया था, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस है। अगले हैं महेश दत्त शुक्ल। महेश दत्त शुक्ल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इनका जो किताब है, इनकी जो रचना है वह हिंदी भाषा में लिखी गई पहली रचना थी जो हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए लिखी गई थी। उसका नाम क्या था? भाषा काव्य संग्रह। ये 1973 में आई। सॉरी दोस्तों, ये 1873 में आई थी, यहाँ ये गलत है। इसके बाद शिव सिंह सेंगर है। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज लिखी। ये पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। यह 1883 में आई और इसमें 1000 कवि थे। यह पुस्तक इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार 1000 कवियों को एक पुस्तक में लिखा गया, उनको रखा गया। और इसके अलावा इसके बाद के कई सारे इतिहासकार जो हुए हिंदी के, उन्होंने इसका आधार के तौर पर इस पुस्तक का उपयोग। अगले हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन की जो पुस्तक थी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, यह महत्वपूर्ण इसलिए थी क्योंकि बहुत सारे आलोचकों ने यह माना कि जॉर्ज ग्रियर्सन पहले ऐसे लेखक थे जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को एक सुदृढ़ तरीके से प्रस्तुत किया है। यह पुस्तक की जो प्रकाशन हुआ वह 1888 में हुआ। इसका हिंदी अनुवाद किशोरीलाल गोस्वामी ने किया था 1957 में, जिसका नाम था हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। प्रथम इतिहास इसीलिए कहा गया क्योंकि इसके पहले जो लिखे उन्हें इतिहास नहीं माना बहुत सारे लेखकों ने, बहुत सारे आलोचकों ने। कालक्रम अनुसार इन्होंने पहली बार किया। कालक्रम जो रखा गया है, जो 11 अध्याय इन्होंने लिखे, 11 काल में लिखे, जैसे कि चारण काल, विभाजन का मुगल काल हो गया, महारानी विक्टोरिया के काल में, ये जो सब रखे काल, इन्होंने काल विभाजन का पहला प्रयास किया था। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। इन्होंने भक्ति काल को स्वर्णयुग कहा। ये इनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी जो अभी भी मानते हैं हम लोग, और बहुत सारे आलोचकों ने इसे स्वीकार किया है कि भक्ति काल को स्वर्णयुग कहा जाता है। तो ये इन्हीं की देन है, इन्हीं का कहना है ये। अगले हैं मिश्र बंधु। मिश्र बंधु 3 भाई थे जिनमें श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। इनकी जो पुस्तक का नाम था वह मिश्र बंधु विनोद है और यह 4 भागों में प्रकाशित हुई। 3 भाग 1913 में और चौथा भाग जो आया वह 1934 में आया। इसमें 4591 कवि हैं। यह इसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट यही कही जाती है कि इसमें इतने सारे कवियों को रखा गया। कई लोग तो इसका मजाक भी उड़ाते हैं कि इतने सारे कवि थे भी कि नहीं जितने इन्होंने रख लिया।
काल विभाजन, इनके 5 भागों में इन्होंने काल को विभाजित किया और इसे शुक्ल जी ने बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह कहा, इसीलिए कहा, लेकिन शुक्ल जी ने इसका उपयोग भी अपनी रचना में किया। अगले स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए एक महान पुरोधा हैं और एक केंद्र भी है माना जाए हिंदी साहित्य के इतिहास में। और इनकी पुस्तक जो थी वह सबसे पहले हिंदी शब्द सागर, जो एक नागरिक प्रचारणी सभा ने श्याम सुंदर दास और रामचंद्र शुक्ल ने मिलकर निकाला था हिंदी शब्द सागर, उसकी भूमिका के रूप में लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास। बाद में यह स्वतंत्र पुस्तक बनी जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। पहले इसका नाम था हिंदी साहित्य का विकास, 1929 में जो छपा। उसके बाद इसका नाम हुआ हिंदी साहित्य का इतिहास, एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में। इसमें 1000 कवि हैं और यह विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति क्या होती है? देखिए, बहुत सारी पद्धति होती है, जैसे काल विभाजन के काल क्रमानुसार पद्धति हो गई, एक वर्ण क्रमानुसार पद्धति हो गई, वैसे एक पद्धति होती है विधेयवादी। विधेयवादी पद्धति होती है, तेन थे जो पाश्चात्य विचारक थे, उन्होंने ये पद्धति की शुरुआत की थी। इसमें होता है कि जाति, वातावरण और क्षण विशेष, इन तीनों को लेकर चलना। जैसे इन्होंने शुरुआत ही से की थी कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तो ये विधेयवादी पद्धति है। इसके बाद अगले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की 3 पुस्तकें आई। इन्होंने कोई ऐसी पुस्तक लिखी नहीं जो सीधे सीधे हिंदी साहित्य के इतिहास पर ही लिखी गई हो, लेकिन इन्होंने बहुत सारी ऐसी पुस्तकें लिखी हैं, जैसे हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। तो ये 3 पुस्तकें में इनका ये देखा जाता है कि इनका जो हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रति क्या विचार है और इनकी क्या दृष्टि रही है। इन्होंने परंपरावादी जो पद्धति अपनाई। परंपरावादी पद्धति क्या कहलाती है? जैसे कबीर थे, कबीर ने किसी परंपरा की शुरुआत की तो उसके नीचे कितने लोग ऐसे हुए जिन्होंने उसे माना, तो इसे परंपरावादी कहते हैं। जैसे रामानुज हो गए, रामानंद जो भी हैं, उन्होंने यदि राम की परंपरा की शुरुआत की या वैष्णव परंपरा की शुरुआत की तो उसके नीचे कितने लोगों ने उसे माना कि तुलसीदास मानते आए। फिर उसके बाद कौन कौन ऐसे लोग थे, कौन कौन ऐसे लेखक थे, कौन कौन ऐसे कवि थे जिन्होंने उस परंपरा का अनुसरण किया, तो इसे परंपरावादी पद्धति कहते हैं। तो कभी कभी परंपरावादी पद्धति अच्छी होती है, कभी कभी विधेयवादी पद्धति अच्छी होती है। विधेयवादी पद्धति में क्या होता है, परंपराएं छूट जाती हैं कि कबीर इससे कौन सा ऐसा जो लेखक 200 साल बाद ये कवि है जो उनसे जुड़ा था, तो ये चीज़ें छूट जाती हैं विधेयवादी पद्धति में। और परंपरावादी पद्धति में क्या होता है कि विचारक दूसरे तरीके से सोच नहीं पाता है, तो बहुत सारी चीज़ें उसकी भी छूट जाती हैं। अगले हैं रामकुमार वर्मा। इन्होंने लिखा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ये इनके मार्क्सवादी विचारक भी थे और इन्होंने केवल 693 से 1693 तक का ही समय लिया, इन्होंने पूरा आधुनिक काल तक नहीं लिखा। इसके बाद नागरिक प्रचारणी सभा को इसलिए लिया गया क्योंकि इसकी एक पुस्तक आई थी हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास। इसमें 16 भाग हैं और 16 अलग अलग लेखकों ने इसे लिखा है। अगले हैं गणपति चंद्रगुप्त। इन्होंने लिखा हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास पूरा इन्होंने क्या किया कि शुक्ल जी के विपरीत लिखने की कोशिश की, मतलब उन्हें पूरा परिवर्तित करने की, और ये पुस्तक उतनी स्वीकारनीय हो नहीं पाई। बहुत सारी जगह इसके इन्होंने जो कथन दिए वह स्वीकारनीय नहीं है। अगले हैं नगेंद्र। नगेंद्र ने लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें 26 लेखक थे, इनके सहयोग से लिखा गया, इसलिए जो सुदृढ़ विचार होना चाहिए, जो एक मिला जुला विचार, मतलब कि आदिकाल भक्तिकाल सब जगह, वह परंपरा या वह पद्धति दिख नहीं पाई इसमें। इसलिए बहुत सारे लोग इसे आलोचक एक अच्छी पुस्तक के रूप में इसे नहीं मानते हैं, लेकिन हाँ फिर भी इसे जो विद्यार्थी हैं उनके बीच ये पुस्तक बहुत लोकप्रिय है। अगले हैं दोस्तों रामस्वरूप चतुर्वेदी। इनकी पुस्तक है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। यह पुस्तक 1986 में आई। दोस्तों इसके अलावा कई सारी पुस्तकें हैं जो आप सरस्वती पांडे पढ़ लीजिए या कि दृष्टि नेट JRF की पुस्तक पढ़ लीजिए, उसमें मिल जाएंगी। इनके अलावा जो पुस्तकें उनके बारे में बताने के लिए कुछ है नहीं ऐसा, और आप उन्हें सिर्फ याद कर लीजिएगा सीधे सीधे, कि जैसे हिंदी साहित्य एक पुस्तक है धीरेन्द्र वर्मा की, तो उसे आप याद कर लीजिए। ऐसी जो पुस्तकें हैं उन सबको आप याद कर लीजिएगा। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों आप सबका धन्यवाद, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार के नोट्स चाहिए, या हम कुछ दिन बाद टेस्ट सीरीज़ भी चालू करने वाले हैं, वह फ्री होगी बिल्कुल, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।